नमस्कार, ओम शांति। आज हम आए हुए मधुबन में, जी हाँ, और वहाँ पर एक ऐसी दिव्य आत्मा मिल गई जो पिछले 34 सालों से ब्रह्मा कुमारीज में चल रही हैं और आप यूपी के सोनभद्र से आई हुई हैं। आइए आज हम जानेंगे कि आज आपका जीवन कैसे आदर्श बना, कैसे वो ब्रह्मा कुमारीज में आई, कैसे खुद को संभालने के लिए वह नेचुरोपैथी करती हैं। तो आज हम जानेंगे उनकी गाथा कि कैसे हमारी सुमन दीदी के अपने जीवन में नेचुरोपैथी से क्या फ़ायदा हुआ, प्लस ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद क्या क्या बीच से दिव्य अनुभूतियाँ हुई। आइए उनसे हम परिचय करवाते हैं। सुमन दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसे आपका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म बनारस में। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई बीए घर के हम सेंटर्स में आ गए और यहाँ पे आके हम पीजी और एमएससी किए अन्नामलाई यूनिवर्सिटी और ब्रह्मा कुमारीज से। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमारीज में कैसे आए आप? मैं इलाहाबाद में थी, पापा की सर्विस थी उस समय। तो हम लोग जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो सभी जगह से लोग हमारे यहाँ घूमने के लिए आते थे। तो मौसी की लड़कियां वगैरह आई थी तो उनको घुमाने के लिए मैं ले जा रही थी। तो अचानक ही मैंने वहाँ ब्रह्मा कुमारीज का वो देखा, प्रदर्शनी लगी हुई थी इलाहाबाद में। हाँ, इलाहाबाद में। लेकिन उससे कम से कम 4 महीना पहले अचानक ही मैं सोई हुई थी तो अचानक मुझे सपना आया ब्रह्मा बाबा का। अच्छा ना। और मैंने देखा कि पूरी खूब सुंदर बगीचा है और सामने एक सुंदर गोल्डन झोपड़ी है, उसमें खूब रोशनी आ रही है। अच्छा। जब मैं गई वहां पे तो मैं देखती हूँ कि उसमें ब्रह्मा बाबा को मैं एकदम फरिश्ता रूप में देखी और सामने कुछ आत्माएं बैठे थे। तो हम लोग अक्सर क्या है ना कि घरों में बूढ़ों को बाबा कहते थे। तो मैं जैसे ही कदम अंदर रखी तो बाबा ने कहा क्यों देवी आ गई? मैंने कहा हाँ बाबा आ गए। और उसके बाद मेरी नींद खुली और फिर मेरी खोज चालू हुई कि माना ये कौन था जो मुझे बुलाया है। क्या उम्र थी आपकी? उस समय उम्र मेरी 16 साल की, 15-16 साल की थी। अच्छा, यूथ एज थी। जी। उसके बाद फिर मैं पापा की जब सर्विस थी तो ट्रांसफर हुआ इलाहाबाद में, इलाहाबाद आ गई। इलाहाबाद आने के बाद वहाँ पे जब सभी को हम पहुँचा के लौट रहे थे तो हमने देखा प्रदर्शनी लगी हुई थी। और उस समय घर पे हम पेंटिंग वगैरह का ये सब कोर्स कर चुके थे। तो मैंने पापा से कहा कि इतना सुंदर लग रहा है, यहाँ लग रहा है पेंटिंग का, क्योंकि आगे ही दिव्य गुरु का गुलदस्ता वाला पोस्टर लगा था। वो फूलों में लगा हुआ। हाँ, तो मैंने पापा से कहा लग रहा पेंटिंग का कुछ एग्जीबिशन चल रहा है, चलते हैं देखते हैं, अगर मेरा भी पेंटिंग शामिल हो जाएगा तो कुछ इनाम मिलेगा। माना अच्छा। कुछ मेडल वगैरह लेने का मुझे शौक था। मेडल मैं बहुत प्राप्त कर चुकी थी अपने समय के अनुसार। खेल में? हाँ, मैं जूडो कराटा भी सीखी हूँ। अच्छा। थोड़ा ना। और मैं फल संरक्षण का भी मैंने किया, मैं पेंटिंग भी की हूँ और जो क्राफ्टिंग वगैरह होते हैं उसका भी मैं की हूँ। अब फूल जैसे बनते हैं अनेक तरह का, उसका भी मैं गर्मी की छुट्टी में मैं 15 दिन अलग अलग चीज सीखती थी। अच्छा। इसलिए हर चीजों में थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान है इसका। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे जैसे एक नया भाई बैठे थे, 9 बज रहा था, तो उन्होंने हमसे पूछा आप कौन है? तो मैंने कहा सुमन। तो उन्होंने कहा नहीं आप सुमन नहीं है। फिर कहे कि वो कौन है? तो मैंने कहा पिताजी। कह रहे वो आपके पिताजी? तो हमको लगा ये भाई वैसे ही बोल रहा है। तो फिर पापा कहे कि चलो ज्ञान सुन लो। हम के ज्ञान नहीं सुनेंगे। मैं वहाँ बुक देखी। अच्छा। बुक में मैं ब्रह्मा बाबा का फोटो देखी। अच्छा ना। जब देखे तो हमको लगा कि यही तो थे, उसमें तो फरिश्ता स्वरूप था लेकिन यही तो है। तो मैंने उस भाई से कहा कि जितनी भी किताब है उसमें इनका फोटो है तो सारा किताब दे दीजिए जिसमें भी हो। और मैं उस समय कम से कम इतनी किताबें खरीदी। अच्छा। 30-35 किताब ब्रह्मा बाबा वाली। हाँ, मैंने जिसमें ब्रह्मा बाबा का फोटो है, चाहे छोटी बड़ी जो भी किताब। हमके कहीं से भी मेरी खोज थी एक कि कौन थे जो हमें बुलाए और वो कहाँ है। फिर उसके बाद किताब खरीदने के बाद पापा की इतना किताब क्या करोगी? हमके नहीं पढ़ने के लिए। फिर मैं उस भाई से कही कि जो ये है इनसे मुझे मिलना है। अच्छा। मैंने ब्रह्मा बाबा से कहा तो उन्होंने उनका कोई जीवन परिचय का किताब, तो जीवन पलटने वाली कहानी मिली। अच्छा, वो किताब आपने लिया? हाँ, वो भी किताब लिए। उसके बाद फिर मैं जब एक भाई आए तो उन्होंने कहा चलिए आप लोग योग कर लीजिए। तो पापा ने कहा चलो योग कर लेते हैं। तो हमने कहा कि इस समय योग कौन किया जाता है? सुबह किया जाता है। तो अभी लेट हो रहा है। पापा के अच्छा चलो 10 मिनट करके आते हैं। उन्होंने कहा शारीरिक योगा नहीं है, मानसिक योगा है। मैंने कहा चलते हैं। तो हम गए वहाँ पे। जैसे ही बैठे तो हमने देखा कि सामने ट्रांसलाइट लगा था। नया नया गीता पाठशाला खुला था वो। और उसमें से ब्रह्मा बाबा गायब। और उसमें मैंने के अंदर से? हाँ, जैसे अच्छा। ब्रह्मा बाबा गायब हो गए और उसमें चक्र चलता हुआ हमने देखा। और जैसे उसमें से किरणें निकल के मेरे अंदर समा रही है। मैं 15 मिनट तक एकदम स्थिर हो गई
और स्थिर होने के बाद फिर पापा भी देख रहे हैं, तो भाई ने कहा कि नहीं नहीं इनको टच न करिए। 15 मिनट के बाद आए तो फिर पापा, फिर मैं घर गई। घर जाने के बाद वो जीवन कहानी की किताब मैं बता रही हूँ, रात भर पढ़े, माना कंटिन्यू मैं रात में सोई नहीं कि मुझे कौन था कि जो मुझे बुलाया था। और मैं रात भर पढ़ी। फिर दूसरे दिन मैं स्कूल भी नहीं गई। और मैं बता रही हूँ कि 2 दिन के अंदर 3-4 बार मैं किताब पढ़ी। अच्छा। जैसे मेरे अंदर एक हलचल पैदा हो गया कि माना सत्य घटना थी ना वो सारे, एकदम जैसे अंदर में इतना हलचल हो गया। और उसके बाद दूसरे दिन पापा से कहे कि चलिए वहाँ चला जाए। फिर तो वहाँ दूसरे दिन फिर आपने हम बोला? हाँ। अच्छा। फिर दूसरे दिन हम गए। फिर तीसरे दिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ एक इलाहाबाद के शीतला भाई थे, तो मुरली सुना रहे थे। तो मुरली में जैसे आया था कि शुद्ध सात्विक भोजन खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, पूछा तो हमने कहा मैं शुद्ध सात्विक भोजन खाती हूँ, क्योंकि हम लोग नॉनवेज वगैरह नहीं लेते थे। तो उन्होंने कहा क्यों लहसुन प्याज? तो हम कहा हाँ लहसुन प्याज तो खाते हैं, क्यों भोग लगाते हैं भगवान को? मैंने कहा नहीं भगवान को तो भोग नहीं लगाते हैं, तो फिर आप कैसे खा सकते हैं? तो हम भी जिद्दी थे बचपन से। मैंने कहा ठीक है नहीं खाएंगे। मैंने कहा ठीक है नहीं खाएंगे ना। मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी ना। और उसके बाद फिर मैं घर गई। घर जाने के बाद दूसरे दिन पापा को मैं ऑफिस भेज दी। और एक बगल में सिंचाई कॉलोनी का था हम लोग का, पापा एसपीपी ऑफिसर थे। तो उनको लेके मैं मार्केट गई, भोग की थाली खरीद के लाई, थाली छोटा छोटा सब कटोरी वगैरह। और उस दिन मैं स्कूल नहीं गई और पूरी घर की सफाई की है, पूरी बर्तन की सफाई। अच्छा। सब पर गंगा जल डाले, तुलसी डाले, जो जैसे जो बुद्धि थी हमारी। और करके उस दिन प्याज लहसुन था सारा छंदवारी के बाहर फेंके। अच्छा। और उस दिन मैं सात्विक भोजन बनाई और भगवान को भोग लगाई पहले दिन। और उसी दिन से हमारे यहाँ बिना लहसुन प्याज का, तीसरे दिन से बिना लहसुन प्याज का बनना शुरू हो गया घर पे। हाँ। 15 दिन के बाद मम्मी आई, क्योंकि मेरी सेकंड मदर थी। तो मुझे डर था कि वो बनाई थी तो गड़बड़ न करे। तो मम्मी से कहा कि आप ऊपरी काम करिए, मैं भोजन बनाऊंगी। तो कहे कि तुमको भोजन में कितना इंटरेस्ट हो गया? नहीं पापा को मैं बनाऊंगी। तो उस दिन से 1 महीना तक हम लोग बिना लहसुन प्याज का खाए। उसी के बाद राजू भाई इलाहाबाद में उनका प्रोग्राम था कुंदन गेस्ट हाउस में, तो वहाँ हम लोग गए। वहाँ जब मैं गई तो वहाँ बिना लहसुन प्याज का था। 3 दिन का प्रोग्राम मनोरमा दीदी रखी थी, मैं इलाहाबाद से निकली हूँ। तो मनोरमा दीदी रखी थी, तो हम लोग को सबको बुलाई, हम लोग गए वहाँ पे। तो पापा कहे देखो बिना लहसुन प्याज के इतना सुंदर भोजन लग रहा है, तुम लहसुन प्याज डाल के बनाती हो? हमके शांत रहिए, आप 1 महीना से बिना लहसुन प्याज के खा रहे हैं। पापा से मैंने कहा तो कई सब क्या की, वो सब हमके छंदवारी से बाहर, अरे किसी को दे देते। मैंने कहा जो चीज मैं खुद नहीं खाती वो मैं दूसरों को दे नहीं सकती। पता नहीं क्यों हमको 3 दिन में क्या मेरे अंदर बदलाव आया, मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत फैशनेबल थी अपने समय की, और धीरे धीरे मेरे अंदर सादगी आना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके चौथे दिन ज्ञान में जाने लगे। तो एक दिन मैं बैठी थी वहाँ पे गीता पाठशाला में, तो एक भाई दृष्टि दे रहे थे। तो वो दृष्टि दे रहे हैं तो मैं ऐसे नीचे मुँह की थी। हम के पापा से बाद में कहे, हमके पता नहीं वो जो है दादाजी ना, वो पता नहीं क्यों घूरते हैं हमको। वो पता तो था नहीं, हम लोग को समझाए, कोर्स में की नहीं थी। तो पापा ने उनसे कहा, मैंने जो बात होता था मैं पापा को सब बताती थी। तो उन्होंने फिर हमें समझाया कि दृष्टि देना होता है। चौथे दिन मुझे संतली बिठा दिए, 5वें दिन कि आप मुरली सुनाओ। अच्छा। और जब मेरी कहानी सुने तो हमको माना 5-6 दिन हुआ था, सब मुझे दीदी दीदी कहने लगे। वहाँ के जितने भाई बहने आते थे तो हम के नहीं आप बड़े, मुझे दीदी मत कहा करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा मुझे पता है कि आप भविष्य में दीदी बनेंगी। हम कह नहीं, मुझे दीदी उदी नहीं बनना है। सलवार समीज पहनते थे? हाँ सलवार सूट पहनते थे। तो इस तरह से मेरा वहाँ का स्टार्टिंग हो गया। चलते चलते फिर उसके बाद फिर वहाँ से ट्रांसफर हुआ, मैं चंदौली आई। चंदौली के बाद मुगल सराय से कनेक्ट हुए मैं गाय घाट में। और जीवन में परीक्षाएं बहुत आई, क्योंकि स्टेप मदर थी तो उधर से भी परीक्षाएं आई, इधर से भी बहुत परीक्षाएं आई। लेकिन बाबा ने सारी परीक्षाओं को पास कराते हुए 1999 में मैं बाबा के घर निकल गई, समर्पित हो गए। हाँ पूर्ण रूप से समर्पित। तो ये कहाँ तक आपको लगा कि हमको घर से छुट्टी मिल जाएगी? क्योंकि माँ बाप चाहते हैं शादी ब्याह करो, फिर अपना गृहस्ती बसाओ, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं आई घर? नहीं प्रॉब्लम बहुत आई है, क्योंकि अगल बगल के लोग यहाँ तक भी कहें कि अगर पैसे नहीं है दहेज के तो हम लोग दे दें। अच्छा ना पापा हमारे यहाँ तक कहे कि तुम शादी कर लो, 1-2 बाल बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद ज्ञान में निकल जाना है। और दूसरी बात थी कि हमारे कुल में 5 कुल में कोई जीवित नहीं था। 5 कुल की मैं अकेली लड़की हूँ। अच्छा। मेरे पापा की भी बहन नहीं थी, दादा की भी बहन नहीं थी, उनसे ऊपर भी नहीं थी। तो बहुत पूजा पाठ से मैं बची हूँ। अच्छा।
तो फिर मैंने पापा से कहा, ये बात पता नहीं मेरे अंदर बाबा टच करता था, कौन करता था, मैंने पापा से कहा कि अगर मान लीजिए मैं बचपन में ही चली जाती तो अगर भगवान ने बचाया है तो अपने लिए बचाया है, ना कि आपके लिए बचाया है। सही बात। और अगर मैं दुनिया में जाऊंगी तो मैं 100% आपको कह रही हूँ कि मैं मर जाऊंगी। ऐसा बोल दिया आपने? मैं बोली पापा को डर हो गया। पापा को लगा कि कहीं वास्तव में यहाँ रहेगी, जीवित तो रहेगी, देखते तो रहेंगे, सामने तो रहेगी। हाँ, सामने तो रहेगी ना। और भैया भी बहुत कहे कि नहीं शादी करो, मेरे से गुस्सा आ गया, नहीं शादी करोगी तो मैं जहर खा के पूछ जाऊंगा। कितने भाई बहन है आपको? एक भाई एक बहन। तो हमने कहा जो कुछ भी करो बनेंगे तो ब्रह्मा कुमारी। आप भी जिद कर मैं जिद्दी बहुत ही बचपन से, यही जिद बाबा के घर में आके दृढ़ता हो गया मेरा। और इस तरह से मम्मी की तरफ से भी बहुत समस्याएं आई। वहां जाते थे बहुत लोग, सौतेली है या तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। और जैसे चंदौली में हम लोग जा रहे थे, चंदौली में उस समय थे, मैं माउंट आबू जा रही थी, तो उसी समय अगल बगल वाले कुछ लोग बहुत ज्यादा बोल दिए थे, मम्मी को डांट दिए थे, बोल दिए थे कि हाँ दूसरी माँ है, सौतेली हो, इसलिए उसकी जिंदगी, अभी तो छोटे आश्रम ले जा रही हो, बड़े आश्रम लेके जा रही हो। मम्मी आई, मम्मी को गुस्सा लगा। उस समय मैं सिंपल हो गई थी, बाल उल काटना बंद कर दी थी। वंदना दीदी ने कहा था कि सिंपल रहो, तो मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद आई, गुस्से में आई कि नहीं तुमको नहीं जाना है। तीजी में ओ दी, धक्का दी, तो यहाँ देख रहे। अच्छा, ये लग गया मम्मी। अच्छा, तो फिर मैंने बाल काटा, शेप बना लिए। अच्छा, इसलिए छिपाने के लिए कि माने किसी को पता ना चले, पापा को या किसी को पता चलेगा तो फिर हमको जाना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा से मिलना था कि कैसे भी मैं वहाँ पहुंचूं और उनसे मिले। मम्मी पापा के चलते मैं 3 साल के बाद मधुबन गई, क्योंकि पवित्रता थी मुख्य। बराबर। और मनोरमा दीदी कही जब तक 3 साल की पवित्रता नहीं होगी तब तक ले नहीं जाएंगे। उस समय ज्यादा कड़ाई था शायद। अच्छा, मना 3 साल पवित्र जीवन व्यतीत करने के बाद मधुबन में आना है, ऐसा? हाँ, तो 3 साल के बाद पापा मम्मी की वजह से मैं भी लेट में, ये हम बता रहे हम लोग 92 में ज्ञान में निकले हैं। 92, 93, 94, 95, 96 हमें 97 में बाबा से फर्स्ट बार मिले। उस समय मेरे 7 विरोधी थे। अच्छा, पक्के किसकी शादी करा के रहेंगे। हम कहते थे हम ब्रह्मा कुमारी बन के रहेंगे। तो मैं जब मधुबन गई तो मधुबन में मैंने बाबा से कहा, पूरी डायमंड हॉल के बीच में, कि बाबा या तो इन 7 विरोधी को या तो स्नेही, सहयोगी या योगी बना दो, और अगर इन लोग नहीं बन पाएंगे तो मेरा निकलना इतना आसान नहीं है। तो बाबा ने जैसे कहा कि बच्ची जो सोच रही हो ना हो जाएगा, मोहर लगा दिया बाबा भरी सभा के बीच में। मैं दूसरे दिन जब मुरली मिली, मुरली में मैं ढूंढ रही हूँ, वो शब्द कहीं था ही नहीं। पर्सनल मेरी बात जैसे बाबा से हुई। और वहां से जब मैं घर लौटी, इन लोग ऐसे पानी हो गए जैसे लग रहा था इन लोगों को कौन परिवर्तन कर दिया। सब 7 के 7 नहीं, जहाँ जा रही है ना ठीक है, जहाँ जा रही है ठीक है। अच्छा, सब लोग धीरे धीरे बदल गए। भैया भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब यही चाह रही है तो कोई बात नहीं है, जाने दो, बनने दो। भैया को मैंने प्रकाश में दादी से मिलवाया था, लखनऊ में प्रोग्राम था 1998 में फिर। अच्छा, हाँ आए थे वहाँ पर। हाँ, तो उस समय जब मैं गई थी तो भैया भी गए थे, पापा गए थे, सभी लोग। तो प्रकाश में दादी जो थी उन्होंने सभी कुमारियों से मिली थी और क्लास कराई थी दादी। और दादी ने बोला था बताओ कौन शेरनी है कौन बकरिया। तो हम लोग हाथ उठाए थे, हम शेरनियां हैं। बकरी बंध के तो कहीं नहीं जाओगी ना। नहीं दादी, दहाड़ के निकलेगी। तो फिर मैं दादी से, सभी कुमारियों से दादी पर्सनल मिली 2-2, 3-3 मिनट। तो मैंने दादी से कहा दादी भैया हमारे यहाँ थोड़ा सा वो करते, अच्छा ले आओ उसको ले आओ। तो बाहर खड़े थे तो भैया को लेके आए। तो भैया जैसे ही दृष्टि दादी का पाया ना, दादी ने कहा क्यों बहन को यहाँ बाबा के घर में रखोगे ना। हाँ दादी बोल दिया, तुरंत बोला। दादी की दृष्टि पड़ते ही परिवर्तन आ गया। आज सहयोगी हैं भाई, हमारे सहयोगी हैं अच्छी तरह से। तो मम्मी पापा ज्ञान में निकले, वो भी निकले दोनों लोग, और भैया सहयोगी हैं। इस तरह से परीक्षाओं को पार करते हुए 4 अप्रैल 1999 में गायघाट सेंटर पे आई। जब गायघाट सेंटर पे आई तो बड़ी दीदी का उसमें ऑपरेशन हुआ था, बॉम्बे में थे। वहां भी अटैची लेके कपड़ा उपड़ा लेके आए। तो हुआ कि दीदी आ जाएंगे तब आना। तो मेरे मन में आया कि अगर हम चले गए ना तो एमए का फार्म भरेंगे, पढ़ाई करेंगे, नहीं तो बाबा तुम रोक लो कैसे भी करके। तब से सीमा दीदी आई, अच्छा सुमन तुम हो, दीदी तो तुम्हारे लिए कहीं थी रुकने के लिए। तो उसके बाद मैं रुकी, फिर पापा मम्मी थे जाने लगे। पापा गए फल उल सब कुछ खरीद के लेके आए।
तो जाने लगे तो नीचे सीढ़ी के पास, तो पापा कहे कब आए लेने, कब आओगे? मैंने कहा 3 साल बाद। पापा मम्मी के आंख में आंसू आ गया। मैंने कहा ये आंसू को पी जाइए तो आपके हृदय को बल मिलेगा, जमीन में गिर गया तो इसकी कोई कीमत नहीं होगी। मैं 24 महीने 25 महीने के बाद घर गई थी वापस फिर। अच्छा। मैं नहीं, बीच में नहीं गई। और जब मैं 25-26 महीने के बाद घर गई तो हमारे लिए बैठक हुआ था। अच्छा, याद इसको शादी ब्याह कराओ कहाँ ब्रह्मा कुमारी पर? नहीं, हमारे बड़े पापा बहुत कट्टर थे, पता चल गया था उनको, क्योंकि मैं जब वहाँ से घर जा रही थी सफेद वस्त्र में, तो दोनों तरफ से लोग देख रहे हैं। अच्छा, ऐसे देख रहे थे कि तो कई लोग सोच रहे थे कि विधवा हो गई, क्या हो गई, ऐसा हो गई। तो हमारी भतीजी उतीजी सब लेने आई थी, तो उन्होंने कहा कि बुआ से आप आ रही थी ना, सब घूर घूर के आपको देख रहे थे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जब देवियां जाती हैं तो भक्त लोग दर्शन करते, मैं उन्हें आशीर्वाद दे रही थी, वरदान दे रही थी। दूसरे दिन आढ़त पे 34-35 लोग आते थे, पंडित जी लोग सब लोग थे। अब उस भरी सभा के बीच में मेरी क्लास हुई। अच्छा। अब सबसे पहले क्या हुआ कि मैं गई तो किसी का पैर नहीं छुई। मैंने ओम शांति कहा खाली, क्योंकि कुमारी कन्या क्यों पर छुए? नहीं, बाबा की शिव की सजनी हूँ तो मैं क्यों जाऊँ उन लोगों को। जब ज्ञान हो गया था उसके बाद बैठे तो लोगों ने ये समाज विरोधी काम कर रही है, अपने मन की कर रही है, समाज निकाला किया जाए, माने इतने हल्ला हुए वहाँ पे। आधा घंटा तक उन लोग बहुत कुछ बोले। अच्छा। जब उन लोग बोल रहे थे तो मैं मन ही मन बाबा से मैं बात कर रही थी। मेरा ये हैबिचुअल हो गया था जब से मैं बाबा की बनी। कोई भी मुझे बोलता था, मैं बाबा से कहती थी बाबा इन्हें माफ करना, इन्हें पता नहीं कि मैं किसकी सजनी को बोल रही हूँ। नशा था अंदर से, जैसे दुनिया में हो किसी लड़के से स्नेह हो तो नशा, एक दीवानगी थी अपनी। आज की कन्याओं में नहीं देखती, लेकिन वो दीवानगी थी। सही बात। कि उन्हें पता नहीं कि किसकी सजनी हूँ हम, परमात्मा के इसलिए वो बोल रहे हैं आप उन्हें माफ करना और कुछ ऐसी पॉइंट टच करना कि मैं इन्हें सुना सकूं। अच्छा। आधा घंटे के बाद कहेगी बोलो अब क्या बोलना चाह रही हूँ। तो मैंने सीधे शुरुआत किया कि किस चमड़ी पे आप वो कर रहे हैं। बाबा ने टच किया, मैं 15-20 मिनट सुनाई। पापा का हाथ पकड़े, हम घर चलिए, हमके इलाका हमारा रहने का, हम लोग को बैठने की जगह नहीं है। 2 दिन के बाद हमारे बड़े पापा को बाबा ने क्या टच किया, फिर 2 दिन के बाद पापा से कहे उसको लेके आइए। अच्छा। दूसरे दिन पंडित जी हमारे यहाँ, बेटा बहुत अच्छा ज्ञान सुनाई, कहाँ से पाई हो? हमके हमारा ज्ञान नहीं था, बाबा ने मुझे टच किया था, आपको सुनना अभी ब्रह्मा कुमारी में चलिए। मैंने उनसे कहा ऐसे। हमारे यहाँ साधु महात्मा 20-20 में आते रहते थे घर पे। हाँ, घर पे आढ़त पे बड़के पापा का था। तो जब आते थे तो बड़े पापा जेंट्स को नहीं, लेडीजों को ज्यादा बुलाते थे। अच्छा। उनको परिवर्तन करना है। तो सभी जितनी चाची, बड़ी मम्मी उम्मी जितनी होती थी सभी लोग आती थी। तो उस दिन बुलाए तो बड़े पापा कहे कि बुलाए हैं, लग रहा कोई महात्मा आ रहे हैं। और हमसे बड़े पापा से पूछ चुके थे वो क्या खाती है, कैसे करती है, तो पापा सब बता चुके थे। तो हमारे लिए बर्तन उर्तन फल से मंगाए थे और कहे थे उसको बताना मत। जब 2 दिन के बाद गए तो देख रहे हैं कि खूब सभी हमारे परिवार के लोग बैठे, सामने चौकी लगी है, सफेद चादर बिछा हुआ है। तो हम कहे कि कोई महात्मा आ रहा होगा। तो हम भी जाने लगे पीछे बैठने के लिए। तो करे नहीं, आज तुमको यहाँ बैठना है। आपके लिए सिंहासन तैयार किया गया था। बैठे तो कल जो सुनाई हो ना, आज इन लोग को सुनाओ। अच्छा। तो हम मनी मन बाबा को थैंक्स दिए। बाबा से कहे बाबा बड़ा जल्दी परिवर्तन कर दिए इन लोग को। और उस समय उतना तो समझ में नहीं आया क्या सुना, आत्मा परमात्मा ऐसा कुछ बातें थी। मैं 1 घंटा उन लोग को सुनाई। सुनाने के बाद सुने हैं तुम भोग लगाती हो। तो पापा से कहे बद्री बाबू हल जैसे करते हो सामने लाओ। टेबल उबल सब नया, चादर उधर सब नया था। भोग लगाए, फिर पापा हम मिलके काटे, सभी को बांटे। बांटने के बाद सभी लोग जब चले गए तो हमसे कहे अब चाय बनाओ, बहुत दिन हो गया तुमसे चाय पीने। अच्छा। तो पापा को मैं देखी तो पापा की चिंता मत करो, सब नया है, हीटर नया है, सारा सामान बर्तन नया है। तो चाय बनाए, वो भी पिए, हम भी पिए। फिर उन्होंने कहा जब जाना तो यहाँ से मिल के जाना। तो जितने लोग आए थे सभी ने, किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 20, सभी ने दिया। उस समय की बात है, सभी लोग दिए। उस समय सन 2000 की बात है। और फिर आने लगे तो बड़े पापा 500 दिए और कहे कि देखो हम सफेद कपड़ा तुमको नहीं दे सकते, तुम खुद खरीद लेना। 250 का कपड़ा, 250 का फल खरीद के ले जाना, सबको खिलाना। सुनने बहुत बड़ा परिवार है तुम्हारा। हम गाय घाट में ज्यादा लोग थे ही उस समय। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो सभी पैसा मिला के 3800-3900 हुए थे। मैं किसी का कुछ नहीं खरीदी, उनके पैसे का लाई, मैं दीदी के हाथ में रखी। दीदी इस सारे पैसे का भोग लगा दीजिए। ये था कि सबका कल्याण हो ना।
कम से कम कुछ तो इनका सफल हो। उसके बाद आए तो आने के बाद फिर इससे पहले हम लोग ट्रेनिंग कर चुके थे 99 में ही, ज्ञान सरोवर में ट्रेनिंग किए हम। और फिर किराकत में गई, दीदी ने भेजा। देवरिया 1 साल रहे, 6 महीना किराकत रहे। और किराकत फिर मैं दोबारा किराकत के इंचार्ज बनी। उस समय मेरा 2 साल 6-8 महीना हुआ था। 2.5 साल में मैं इंचार्ज बनी किराकत का, सिंपल गीता पाठशाला का। मैं 6 महीना मुगलसराय रही। 15 जून 2002 को नहीं, हाँ 2 को मुगलसराय से मैं रिटर्न की, गाय घाट आई। गाय घाट आने के बाद 31 जुलाई 2002 को दीदी ने मुझे सोनभद्र का इंचार्ज बना के भेजा। और दीदी ने कहा था कि मैं 2 महीने के लिए भेज रही हूँ। मैंने कहा ठीक है दीदी। वो आज तक 2 महीना नहीं बीता, परमानेंट हो गया। हाँ, उद्घाटन में मैंने दीदी से कहा कि दीदी आप कही थी कि 2 महीना के लिए भेज रहे हैं और आज तक आपने नहीं कहीं, अगर भेज दिए होते तो इतना बड़ा महल कैसे बनता। अच्छा, आप गए तब जाके वो हाँ, सेंटर मैं बना। गई थी तो उसमें उतना कुछ नहीं था। मैं 3 फरवरी 2012 को जमीन खरीदे और दीदी सिग्नेचर सब कुछ की। और 18 अक्टूबर 2012 को मैंने शिलान्यास कराया उसका। अच्छा। दीदी ने उसका नाम तपस्या धाम रखा। लेकिन मकान बनाने में बहुत ज्यादा समस्या आई। कारण क्या था, वहाँ जजेज बनने वाला था तो परीक्षाएं बहुत आई। 2012 में शिलान्यास हुआ। अच्छा। 2022 में पूरा हुआ। 10 साल लगा उसको बनने में। समय लगा बनने में। और 10 साल में मकान पूरी फाइनल। मन में ये भावना था, कई बार दीदी ने भी कहा बाबू उद्घाटन पहले करवा लो। मैंने कहा नहीं दीदी, जहाँ तक का संकल्प है, कल्पना मैं कर चुकी थी विजुलाइज के बीच में बड़ा झंडा, किनारे किनारे छोटे झंडे, तपस्या धाम फाइनल। उसके बाद दीदी आई तो मैंने दीदी से कहा हमके दीदी तपस्या इस मकान का नाम दीजिए। नहीं तपस्या धाम दिए है ना, हमके नहीं दीदी, तपस्या धाम अलग बना दिए, भवन का नाम। अब भवन का नाम चाहिए। क्योंकि कोई भी आता है तो पूछता है तपस्या धाम हमके ऊपर है जाइए, तो भवन का बाबा कमरा है। तो फिर दीदी ने इसका नाम दिया प्रभु वरदानी। प्रभु वरदानी कि जो भी आत्माएं यहाँ आएगी, इतनी तपस्या हुई है कि वो वरदानों से सुसज्जित होगा। और दीदी आई, जब रूम में बैठी, पहले क्लास में बैठी तो कहीं एकदम बहुत साइलेंस, एकदम मिनी मधुबन है। बहुत पीस लगता है बैठने पे वहाँ पे, क्योंकि इतना योग हुआ है मकान बनते समय भी। और आज भी देखिए 3 से 7 योग चल रहा है। मैंने कंटिन्यू योग का बात है। ये रहा पूरी यात्रा। अब चलते हैं कि एक आपका जीवन का जो है एक यात्रा नेचुरोपैथी से कैसे आपने वो सोचा कि नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम है, अब मैं इसको कर सकती हूँ। और पहले और अभी में कितना अंतर महसूस कर रही हो। जब नेचुरोपैथी पहले नहीं किया था, चल रहे थे ब्रह्मा भोजन लोग खाते हैं, खाकर अपना मस्त रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, मरना तो सभी को है, इस भाव से आप जीती थी। लेकिन जब आपने नेचुरोपैथी किया बाकायदे विधि पूर्वक, तब से और अभी में कितना अंतर आपको लग रहा है अनुभव? नहीं, पहले था कि कई प्रकार की समस्याएं होती थी हमारे जीवन में, क्योंकि मेरी वेट 99.9 किलो हो गया था। 99 मतलब 100 तक नहीं गया है। हाँ, बस 100 ग्राम, बहुत कम। 100 ग्राम। इससे पहले मैं हर्बल लाइफ का भी मैं कर चुकी हूँ, लेकिन उससे भी थोड़ा घटा, लेकिन उतना फायदा नहीं मिला। थायराइड हुआ था तो मैं 3 महीना फल पे रही, उसके बाद थायराइड ठीक हो गया मेरा। तो परहेज तो मैं बीच बीच में करती थी, लेकिन उस परहेज से इतनी परिवर्तन नहीं होता था। 3 महीना फल पे रहे, मैं खाना नहीं खाया आपने? नहीं, मन नहीं खाया, आग से जला हुआ भोजन नहीं किया? नहीं, सिर्फ फलाहार, सिर्फ खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी और सीजन का जो फल, सीजनी फल, बस। और 3 महीना लगातार करने के बाद जब थायराइड चेक कराए, नॉर्मल। अच्छा, एकदम ठीक। और इस तरह का परहेज मैं कई बार कर चुकी हूँ, फलों पे और सब्जियों पे। हमको सबसे ज्यादा फल फूल और दूध दही ये सब में ज्यादा इंटरेस्ट बचपन से ही था। अच्छा। अनाज से ज्यादा हमारी खिंचाव इधर ही थी बचपन से भी, तो हमको करने में कोई कठिनाई भी नहीं होती थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं तौल रही थी, जब 99.9, तो हमारा खुप्पी घुमा कि तो बहुत ज्यादा हो गया। सीढ़ी चढ़ना हो, कहीं मैं घूमने जाती थी तो सोचती थी इतना चढ़ना हुआ, झंडा रोहड़ करना हो तो मैं नीचे रस्सी झुलवाती थी। सांस फूलते थे? बहुत ज्यादा सांस भी फूलता था और कई तरह की समस्याएं भी होती थी। आलस्य बहुत ज्यादा हो गया था हमारे अंदर। कहीं भी मार्केट वगैरह कहीं भी सेवा में जाना होता तो जाओ जाके करो, बहनों के अंदर आलस्य। हाँ, बहुत ज्यादा था। शुगर भी हो गया था? नहीं, शुगर नहीं था। सिर्फ हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यूट्रस का था। इसकी वजह से आर्थराइटिस, पीठ वगैरह में दर्द बहुत ज्यादा रह गए थे। चलते समय पंजे में मेरा बहुत दर्द होता था, थल्ले में बहुत पेन होता था। और क्योंकि वेट इतना था कि पैर इतना ज्यादा दर्द होता था कि मैं बता नहीं सकती हूँ।
उस समय। फूला फूला सा हाँ, पूरा शरीर, पूरा ऐसे उंगली करते थे तो गड्ढा हो जाता था पैर में। माना बादी था आपको? बहुत ज्यादा बादी। तो एक दिन ऐसे ही यूट्यूब में मैं सर्च कर रही थी तो इंडियन वेट लॉस डाइट IWD, तो मैंने सुना तो हमें लगा कि नहीं ये शायद ठीक है। इसमें घी है, मक्खन है और नारियल तेल है, ये सब ज्यादा इंटेक करने को कहते हैं और कार्ब बिल्कुल छोड़ना होता है उसमें। तो मैं तुरंत के तुरंत, उसमें कुछ फीस होते हैं, तो मैं सुनी एक पॉडकास्ट सुनने के बाद तुरंत के तुरंत मैंने पे कर दिया। अच्छा। बिना सोचे समझे। अच्छा, मैं तुरंत पे की, मुझे वो करना है। हाँ, 22 सितंबर को उन्होंने मुझे फोन किया, क्लास हुआ और तब से मैं उसका स्टार्ट कर दी। उस समय मुझे फैटी लीवर भी बहुत था, फैटी लीवर बहुत प्रॉब्लम था। तब से मैं की, तो बीच में तो ग्लोबल हॉस्पिटल आने की वजह से बीच में थोड़ा बहुत चीटिंग हो गई, भोजन पानी हाँ, यहाँ पर जो मिलता है उसकी वजह से हो गया थोड़ा सा। और फर्स्ट मंथ में ही मेरा 10 किलो वेट घटा, 1 महीने में। उसमें मेन चीज बताते हैं कि 4 लीटर पानी पीना है सारे दिन में। हाँ, सारे दिन में 4 लीटर पानी और 3 गिलास है जैसे नमक, नींबू और पानी। नमक, नींबू और पानी। ओके। और नमक भी लेना है तो इसमें सेंधा नमक, काला नमक, सादा नमक बराबर मिला के रखना है, क्योंकि किसी नमक में कुछ मिलता है, किसी में आयोडीन, किसी में मैग्नीशियम मिलते हैं। तो तीनों मिक्स करके आधा चम्मच नमक छोटे वाले चम्मच से और नींबू डाल के दिन भर में 3 गिलास सिर्फ पानी। तो पानी का मैं इंडेक्स शुरू की, और जैसे उनके डाइट में होता है कि 2-3 दिन पनीर का आइटम खाना है। अच्छा। तो पनीर के आइटम में अनेक तरह का उनका डिश भी रहता है, वो बताते हैं, उसमें फ्री रहता है डिश का, देख सकते हैं। तो हम पनीर का अनेकों आइटम बनाते हैं। अच्छा। जैसे पनीर का पिज्जा हो गया और सैंडविच हो गया, वेज पुलाव हो गया, टिक्की हो गया। सैंडविच में मैदा आता है? नहीं, पनीर को जब हम फाड़ते हैं, जमाते हैं, इतना मोटा होता है, उसको चौकोर कर लेते हैं, उसको 4 पीस पतला पतला काट लेते हैं। अच्छा, जो किनारे पनीर यूज करो, उसमें मैदा या सैंडविच जो ब्रेड है, ब्रेड यूज नहीं करना है। मैदा वगैरह बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। माना किसी भी प्रकार का अनाज जिसमें कार्ब हो, किसी भी प्रकार का फल, मीठा फल नहीं खाना है इसमें बिल्कुल। अच्छा, मीठा फल भी नहीं खाना है। मैं जैसे ककड़ी, खीरा, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, बस 4 फल। और उसके बाद किसी भी प्रकार के रिफाइंड तेल नहीं खाना है। अच्छा। तो इसमें ये है कि और चीनी की जगह स्टीविया लेनी है इसमें, वो भी मीठा होता है। हाँ, मीठा होता है स्टीविया। तो अच्छे अच्छे आइटम बनाते हैं स्टीविया से। पनीर का खीर बनाती हूँ, आइसक्रीम बनाती हूँ, केक बनाती हूँ, और जैसे गाजर, उसका लौकी का हलवा बना लिया, कद्दू का हलवा बना लिया। तो आइटम बहुत प्रकार के हैं जो बना लेते हैं। और उसमें 2 दिन दही खाने को कहते हैं। अच्छा। दही में कभी कभी होता है कि जैसे कि प्लेन दही खाने को कहते हैं, कभी कभी रायता भी बना सकते हैं, दही का लस्सी भी बना सकते हैं। और जैसे उसका दही का जैसे मान लीजिए कई तरह के आइटम होते हैं जो भी बना सकते हैं अपने अनुसार। और 2 दिन नारियल पानी, 2 से 3 सप्ताह में। हाँ, नारियल पानी और प्लस दही और पनीर। हाँ, और 2 दिन फैट फास्टिंग। वो क्या होता है? फैट फास्टिंग में जैसे मक्खन, नारियल तेल और घी खा सकते हैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा। तो मैं गर्म पानी रखती हूँ, मक्खन में थोड़ा सा मिर्च नमक वगैरह डाल लेते हैं, खाते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं। अच्छा। नारियल तेल तो ऐसे पी जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि होता क्या है ना कि आज हम रिफाइन और सरसों का तेल तो यूज करने लगे हैं, भारी चीजें, लेकिन पहले जमाने के लोग घी यूज करते थे, कभी मोटे नहीं हुए। ये चीज मेरे माइंड में चलता था। नहीं, ये चीज मेरे माइंड में चला जब इनका क्लास सुने कि जब मैं घर में थी तो मैं इतना घी खाती थी, सब्जी में, रोटी में, हर चीज में घी, तो कभी मोटी नहीं हुई। और सेंटर पे आए तो घी कभी रोटी में नहीं, उसमें नहीं, घी कभी नहीं खाए तब भी मोटे हो गए। तब हमें लगा ये राइट है, और तब से मैं इनका करने लगी हूँ। आज मेरा 70 किलो वेट है। आपका 20 किलो वेट कम हुआ है? नहीं, 30 किलो। 30 किलो वेट कम हो गया है। और 30 किलो वेट कम होने से अभी कैसा आपको महसूस हो रहा है? अभी किसी प्रकार का आलस्य नहीं है मेरे अंदर। अच्छा, दौड़ भाग कर सकती हैं? हाँ, दौड़ भाग मैं करती हूँ। सीढ़ी चढ़ सकती हैं? हाँ, आराम से। जैसे किचन वगैरह में होता था, पहले होता था नहीं जाते थे, अभी टोली कुछ भी बनाना हो मैं लगी रहती हूँ किचन में। आलस्य नहीं होता? नहीं, नीचे भी जाना हो तो पहले मैं भाई बहनों को बुला लेती हूँ, ऊपर ही बुला लो, मिल लेते हैं, अब नीचे चले जाते हैं। देखिए, इतना घूमने फिरने में भी कहीं सांस नहीं फूला। ये तो पहले मैं इतना सीढ़ी उतर के चढ़ जाऊँ ना तो सांस फूलने लगता था। शरीर का जो बादीपन था, माना फूलापन, वो समाप्त हो गया। उससे बहुत रिलैक्स और बहुत हल्कापन भी लगता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है।
और पहले चलो तो मोटी है, कई तरह की बातें आती थी ना, कहीं भी डॉक्टर के यहाँ जाओ तो वो करते थे, तो उससे राहत मिला। जो डॉक्टर कहा करते थे कि भी ये इनका वेट लॉस नहीं हो सकता है, लेकिन आपने करके दिखाया वो चीज। हाँ, सचिन डॉक्टर ने कहा था एक बार, उन्होंने जब हम गए थे दिखाने के लिए, उसमें मेरे पैर में सूजन था, तो उनको मैंने बताया कि मैं फल पे रही, मेरी थायराइड ठीक हो गया, मैं 3-3 महीना सिर्फ सत्तू और लैया पे रही हूँ, मैं फल सब्जियों की जूस और लौकी की सब्जी बना के खाते थे, उस पर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप कितना भी परहेज कर लीजिए आपका वेट नहीं घटेगा। मैंने कहा कारण? तो उन्होंने कहा हार्मोनल प्रॉब्लम, पहले इसको ठीक करिए। लेकिन इस डाइट में किसी तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम हो, किसी तरह की बीमारी हो, ठीक हो जाता है, ये मैंने देखा। आज मैं कितना भी चलूं, पंजे में दर्द नहीं होता, थल्ले में दर्द नहीं होता। जैसे अब पीठ उठ है तो विटामिन डी की वजह से थोड़ा बहुत होता है, तो वो तो ठीक हो जाता है। लीवर फैटी मेरा ठीक हो गया। अब इतने घी में का आइटम खाते हैं, मक्खन खा लेते हैं, फैट फास्टिंग होता है, मैं फैट इतना खा लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी बातों से सुनने में लग रहा है कि जैसे कि आपने कोर्सेस जो किए हैं ऑनलाइन क्लास, उसमें पता चल रहा है कि बहुत सारे प्रोटीन विटामिन की नॉलेज आपको काफी हुई है इसमें। हाँ देखिए, प्रोटीन क्या होता है ना कि मोटापा का मुख्य कारण है बॉडी में प्रोटीन की कमी, क्योंकि प्रोटीन एक कटर का काम करता है और हम प्रोटीन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। और आज जमाना ऐसा आ गया कि लोग कहते हैं दूध का सामान नहीं लो, तो मांसाहारी, हाँ जैसे दूध का सामान नहीं लो, ये सब नहीं खाना चाहिए, कई लोग दूध एकदम छोड़ देते हैं। अब प्रोटीन जब कि शरीर में अधिकता होती है तो अपने आप प्रोटीन कटर का काम करता है, फैट को काट देता है। हाँ, इसमें क्या है कि 35 साल से ऊपर कोई भी लेडीज हो या 40 साल से ऊपर कोई भी जेंट्स हो, उन्हें मल्टी विटामिन ओमेगा जरूर लेना चाहिए। विटामिन 12 और विटामिन डी, हाँ इसमें वो बताते हैं। मैं इस समय मल्टी विटामिन है, ओमेगा है और बी कॉम्प्लेक्स है और वो विटामिन डी, ये 4 टेबलेट लेते हैं उनके बताए अनुसार। उसको हम परमानेंट यूज करते हैं। और जैसे इसमें ये भी बताते हैं कि जैसे आपको कभी बहुत सर्दी है, सर्दी होता है, गला फंस रहा है, पहले मेरा गला बहुत फंसता था, इतना मैं बोल नहीं पाती थी, तो उन्होंने कहा कि अगर गला फंसता है तो विटामिन सी टेबलेट वाला नहीं लेना है, जो चूसने वाला संतरे वाला सेलेनिन आता है उसको 2 टेबलेट सुबह 2 टेबलेट शाम को अगर हम कुछ दिन खा लेते हैं, किसी भी तरह के कफ की प्रॉब्लम हो, किसी तरह की समस्याएं हो, दमा की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मतलब जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत दवाई भी लेना चाहिए, एक सप्लीमेंट है, वो जरूरी है बॉडी के लिए और हर व्यक्ति को लेना चाहिए। और मैं एक लोग नहीं, कईयों लोगों को बताई हूँ और लिए। फलाहार में नहीं मिलता है फल खाने से या कुछ ऐसा नेचुरोपैथी करने से, ऐसा कुछ नहीं। देखिए आज फल का क्या है ना कि लोग इतना, फल में उतनी ताकत रह नहीं चुकी है। और दूसरी बात है कि आज स्प्राउट है या आज मान लीजिए खमीर वाली चीजें हैं, तो इस तरह की चीजें कोई लेना ही पसंद नहीं करता। अगर हम स्प्राउट वगैरह अच्छे से खाएं या हम सलाद वगैरह फल वल अच्छे से खाएं तो भी उससे फायदा हो सकता है, लेकिन इतना लोग यूज नहीं करते हैं। आपसे बातों करके बड़ा ही अच्छा लगा और आपका ये यात्रा बहुत ही अद्भुत रही। काफी आप परिस्थितियों को पार करते हुए आज इस लक्ष्य तक पहुंची हो। खास शारीरिक और मानसिक आत्मिक सारे संघर्ष को सफल करते हुए आप आज यहाँ तक पहुंची हो। कितना अच्छा लग रहा है आपको ये ब्रह्मा कुमारी जीवन? ब्रह्मा कुमारी जीवन में अगर पीछे भी झांक के देखते हैं ना, तो लगता है ऐसा जीवन शायद दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे अच्छा भी ये जीवन लगता है, क्योंकि यहाँ पे अनेकों का कल्याण करने के चांसेस बहुत हैं। अनेक आत्माओं का कल्याण करते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं। जो पुण्य का खाता जमा करने की बात कही जाती है वो यही जगह है। मैं तो उस ब्रह्मा कुमारी संस्था में मैंने उसे जोड़ के मैं कर ही रही थी और इस तरफ से भी मैं कर रही हूँ। अच्छा, नेचुरोपैथी। हाँ, जो भी भाई बहनें मिलते हैं मैं सबको बताती हूँ। जैसे अभी 3-4 बहनें, अमिता दीदी मिली, शशि दीदी मिली और कई बहनें वहाँ भी मिली, तो बताइए, तो मैंने सबको बताया चीजों। भाई आप डाइटिंग करिए, थोड़ा सा परहेज रखिए तो आपका जीवन। हमारे यहाँ भी माताएं बहनें होती हैं। हमको ये लगता है कि जिस चीज से मुझे फायदा हो उसको सब कोई ले। तो कई लोग कर भी रहे हैं। आपने मास्टरी प्राप्त कर लिया है कि सबको आप एक मास्टर डॉक्टर बन गए आप भी। नहीं, बहुत चीज की तो नॉलेज मिल गई। इसको करने से बहुत कुछ क्या हुआ कि माना 70% देखा जाए तो पानी वाली चीज यूज करना चाहिए, 30%
अनाज। ऐसे भी देखा जाए 75% हमारे शरीर में पानी है, तो क्यों ना हम पानी से पानी अपना यूज आज हम किसी से भी बात करते एक बहन से तो 2 लीटर पी लेते हैं। मैंने कहा 4 लीटर पियो बहन। अब पानी ज्यादा मल्टीविटामिन पीना ओमेगा आप लो। अब भोजन में भी आप रोटी और चावल कम खाओ, सब्जी दाल सलाद ज्यादा लो। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो अगर हम सब्जी सलाद दाल ज्यादा लेते हैं और चावल और रोटी कम लेते हैं तो भी एक धीरे धीरे, क्योंकि इसमें ये भी सिखाया जाता है कि कार्ब से भी वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन महीने में 3 से 5 किलो घटेगा, ज्यादा नहीं हो सकता, कंट्रोल फिर भी हो सकता। हाँ, उसमें कार्ब से मेंटेनेंस में सिखाते हैं कि मेंटेनेंस में सिर्फ 30 ग्राम घी खा सकते हैं। अच्छा, उससे कम ही होना चाहिए और 200 ग्राम से कम अनाज। अच्छा, बाकी फिर जैसे फल है सब्जी 300 ग्राम फल खा सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज मस्ट बताते हैं कि जब भूख बहुत तेज लगे, असली भूख, तभी भोजन खाना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि टाइम हो गया तो खाना खा लो। जैसे ये नहीं कि सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर में खा लिया, रात में खा लिया, तो ये नहीं। जैसे दिन भर में जैसे मैं 12 बजे तक नींबू पानी नमक इसका यूज करती हूँ और सादा पानी पीती हूँ। कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे भूख लगा, उस अनुसार करती हूँ। हाँ, इस डाइट में मैं 2 बार 14 दिन का फास्टिंग कर चुकी हूँ। अच्छा, और 14 दिन के फास्टिंग में सिर्फ नींबू नमक पानी और ग्रीन टी बस। वाह, बहुत सुंदर। उसके अलावा कुछ भी नहीं। दीदी, पहले भी आपने ग्लोबल हॉस्पिटल आती थी, यहाँ पर कराती थी, पहले टेस्ट में और अभी के टेस्ट में कितना फर्क दिखाई देता है? जब से मैं डाइट नहीं की थी, उससे पहले जब मैं सितंबर में टेस्ट कराई थी तो उससे मेरा हीमोग्लोबिन भी 10.6 था और विटामिन 12 भी कम थे और मैग्नीशियम वगैरह कई चीज कम थे, विटामिन डी कम थे, मैंने कई चीजें बहुत कम थे। लेकिन 1 महीना इस डाइट करने के बाद जब मैं पुनः कराई तो मेरा हीमोग्लोबिन 12.6 हो गया। क्या बात। और मैग्नीशियम वगैरह भी परफेक्ट हो गया पहले से। और 6 महीना और डाइट फॉलो करके मैं अभी आज ही टेस्ट करा के आ रही हूँ ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर भी इतने खुश हुए। डॉक्टर ने कहा कि आपका तो रिपोर्ट एकदम परफेक्ट है, सिर्फ विटामिन डी थोड़ा कम था, उसका उन्होंने लिखा है, लेकिन कहा माना किसी भी विटामिन की कमी नहीं है। और मेरा ब्लड इस समय हीमोग्लोबिन 13.6 हो गया। वाह, क्या बात। मेरा प्लेटलेट्स 3,97,000 है। वाह, नहीं लाख है, 3,57,000। प्लेटलेट्स भी अच्छा है और जितने भी विटामिन से है, मिनरल है, सब फाइन। इसी प्रकार कोई भी नहीं। 4 बहनें गई थी, चारों बहनों में सबसे अच्छा रिजल्ट करी। एज के अनुसार हमारा रिजल्ट सबसे परफेक्ट था, क्योंकि आपने नेचुरोपैथी किया है, काफी ध्यान रखा इस डाइट से ही। बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत सारे सीखने को मिला, हमारे दर्शकों को भी एक प्रेरणा मिली। जो भी हमारे टीचर्स बहने इस एपिसोड को देख रहे हैं, जरूर आप अपने जीवन में काफी कम उम्र में लोग आज शरीर छोड़ रहे हैं, उसका कारण है हमारा जो आहार है, ब्रह्मा भोजन या कुछ भी हम कहेंगे तेल का आइटम, इस सब चीज़ों खाने से हमारे शरीर में अनबैलेंस हो रहा है। तो खाने पीने में अगर हम थोड़ा ध्यान दें, विचारों का ध्यान तो बाबा रख ही रहा है, लेकिन अगर आहार का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे तो नेचुरल है कि हर चीज़ नेचुरल रूप से सब कुछ अच्छा से अच्छा होगा। सादा जीवन उच्च विचार जो कहा गया है, हमारी सुमन दीदी के जीवन गाथा से आपको सीखने को मिली होगी कि कैसे एक ये जीवन जो हीरे तुल्य जीवन है, इन्होंने सीखा है कि कैसे हमको ये ब्राह्मण लाइफ जीना है, और न सिर्फ अपने लिए बल्कि अन्य आत्माओं के लिए ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम प्यार की गंगा बहाते चलो, ज्ञान से और साकार में भी। तो अभी जिस प्रकार से AI आ गया है, ऐसे ही हमारे दिमाग में भी हर चीज़ सीखने की अभिलाषा हो, हर चीज़ हमको कुछ पाने की अभिलाषा हो। जब ये अंदर में आ जाती है AI, इसको कहते हैं AI, तब जाके हम कुछ अपडेट हो जाते हैं, कुछ अच्छा सीख पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।